नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हाजिर हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी है एक गांव में एक खंडहर था, जिसमें कहते हैं एक चुड़ैल रहा करती थी। काफ़ी लोगों ने इसका अनुभव भी किया था। कहते हैं वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो अपना यह शरीर केवल लोगों को बहकाने के लिए रूप धारण करती थी। दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। दोस्तों, उस वक्त शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था। गांव के सभी लोग अपने अपने दरवाजे और खिड़की बंद करके अपने घरों के अंदर थे। उसी वक्त भीमा अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी उसको वहां जाने से मना कर रही थी, रोक रही थी। उसकी पत्नी बोल रही थी कि अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए, आधी रात को जाने की क्या ज़रूरत है। और ये भी बोल रही थी साथ में कि कुत्तों की रोने की आवाज़ें लगातार आ रही हैं। तभी भीमा उससे बोलता है कि खेतों की सिंचाई करना अभी ज़रूरी है और मैं सुबह जाऊं ये ऐसा ठीक नहीं होगा, मुझे अभी जाना ज़रूरी होगा, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्ते तो रोज अक्सर रात में रोते ही रहते हैं। तभी उसकी पत्नी बोलती है, लोग कहते हैं जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ कभी भी पता नहीं चल पाता। तभी उसका पति भीमा बोलता है, तुम बिना वजह हद करती रहती हो, मैं इन सारी बातों को नहीं मानता। तभी ये बात सुनने के बाद उसकी बीवी ने बोला, नहीं जी, अब मेरा कहना मानिए और आज रात में आप मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तभी भीमा फिर से वही जाने की जिद करता है और ये बोलता है कि मैं वहाँ अकेला नहीं जा रहा हूँ, अपने साथ अपने दोस्त रमेश को भी लेकर जा रहा हूँ। काफ़ी मना करने के बाद लेकिन भीमा फिर भी नहीं रुकता है। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में रमेश और उसका दोस्त भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड भी अपने पूरे चरम सीमा पर थी। उन दिनों सर्दी से बचाव के लिए दोनों ने आग जला ली। वो दोनों उस मनहूस खंडहर से ज्यादा दूर नहीं थे कि तभी वो दोनों एक आवाज सुनाई देती है उनको। आवाज इतनी तेज थी जिसको सुनकर रमेश के पूरे शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ गई और वो आवाज थी एक औरत की। तभी रमेश ने डरते हुए भीमा से पूछा, भीमा क्या कुछ तुमने सुना? तो भीमा ने भी वही जवाब दिया कि हाँ, मैंने वो चीख सुनी है जो उस खंडहर की तरफ से आ रही है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ चिल्लाने और रोने की आवाज़ फिर से सुनाई पड़ी। यह सब सुनकर दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अचानक मन में ही भीमा ने वहाँ जाने का निश्चय किया, हाथ में लाठी उठा ली और खंडहर की ओर चल दिया। तभी उसका दोस्त बोलता है, अरे ये क्या पागलपन कर रहे हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए मना ही कर रहा था, सिर्फ तेरी वजह से ही आया हूँ। भीमा ने उससे बोला, अरे इतना डरने की कोई बात नहीं है, जरा सोच कर देख, अगर कोई सच में वहाँ मुसीबत में फंसा हुआ है तो क्या हम उसकी सहायता नहीं करेंगे, उसे यूं ही छोड़ दें क्या? भीमा के इस सवाल से रमेश चुप हो गया और भीमा भागते हुए थोड़ी ही देर में उस भयानक जंगल में घुस गया।
थोड़ी देर बाद ही दोनों ही घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का पूरी कोशिश कर रहे थे कि तभी इतनी देर में ही एक बार फिर से उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में गूंज गई। भीमा और रमेश की दिशा में भागने लगे, उसी जिस दिशा से चीख की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बड़ी तेज से भागा और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन में नीचे गिर जाता है। उससे टकराने वाली दरअसल एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से एकदम इस तरीके से सहम के लिपट गई और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। इतना कहकर वो भीमा के शरीर में चिपक जाती है और बेहोश हो गई। भीमा देखते हुए अपनी सुध बुध खो बैठा और रमेश की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से पानी लेकर आ क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। रमेश ने एक बार फिर से अपने दोस्त को मना करने की कोशिश की। रमेश बोला, होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा कोई इंसान मुझे मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। तभी उसका दोस्त भीमा तेजी के साथ गुस्से में बोलता है, ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। तभी उसकी जिद के आगे उसका दोस्त भी हार जाता है और वो पानी लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही दूर वो मनुष्य खंडर मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं था। रमेश उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडर से सैकड़ों घुंघरू की आवाज आने लगी और देखते ही देखते वह खंडर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक रमेश के कानों में भीमा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। रमेश तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वह भीमा के नजदीक पहुंचा और सामने का जो मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद ही डरावने काले चेहरे की औरत खड़ी थी और भीमा की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ पूरा शरीर। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने भीमा के मरे हुए शरीर से मांस खाना शुरू कर दिया। यह देखकर रमेश की जोर से एक चीख निकल जाती है। रमेश के भागने से पहले ही अचानक रमेश को काली परछाइयों ने घेर लिया। उनके चेहरे सबके बेहद ही अजीब थे। अचानक वह काली चमड़ी वाली उड़ते हुए रमेश के सीने पे बैठ गई। रमेश की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और रमेश के लापता होने की खबर मानो जैसे जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब कुछ ना कुछ अवशगुन जरूर होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा उनके ज़माने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडर के पास रहस्यमयी तरीके से गायब होते रहेंगे? कि तभी इतनी उसकी बातें सुनने के बाद मुखिया जी ने उनसे बोला कि तुमको क्या लगता है, मुझे किसी की चिंता नहीं है। उस खंडर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई है और जो उस खंडर को तोड़ा गया है तो दूसरे दिन खंडर खुद अपने आप ही बनकर खड़ा हो जाता है। तो मुखिया जी की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, तो फिर इसका मतलब तो यही है कि हम सबको अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस रात से अब पर्दा नहीं उठेगा। तभी मुखिया जी बोलते हैं, बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वह पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी है उस खंडर का पता लगाने की वजह से। लेकिन इस बार मैंने बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक भैरव को बुलाया है। कहते हैं वह इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है।
तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक भैरव की आवाज़ टकराई। भैरव तांत्रिक उनके गांव में आता है। भैरव मुखिया के नज़दीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। तभी भैरव बाबा बोलता है, रात हो गई है और यही समय सही है, मेरे साथ चलो और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना डीजल या पेट्रोल हो वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडर में आ गए। तांत्रिक भैरव ने अपने आंखें बंद कर ली। भैरव की आंखें बंद करते ही बहुत तेजी के साथ हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक बाबा भैरव ने अपनी आंखें खोला। मुखिया तभी उनकी ये हरकतें देखकर उनसे पूछता है, क्या हुआ बाबा, आपने कुछ देखा क्या? बाबा भैरव ने जवाब दिया, हाँ मुखिया, देखा है मैंने, भूतकाल में जाकर सब देखा है। तांत्रिक ये बात बड़ी तेजी के साथ चीख कर बोला, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर में मांस के साथ उसकी हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक की बात सुनकर सभी गांव वाले की आंखों में दहशत झलकने लगी। तभी बाबा भैरव ने बताया कि यह अंग्रेजों के ज़माने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव के नाम से मशहूर था। उस ज़माने में एक औरत इसी खंडहर में रहती थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद ही सुंदर और ख़तरनाक स्त्री थी जिसके न जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज़ संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए, सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती पकड़कर उनकी बलि लिया करती थी और बलि देकर वो उनका कच्चा मांस खाया करती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त ख़त्म हो गया है। इतना कहकर भैरव बहुत तेज आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगा कि अचानक तभी वहाँ देखते ही देखते अचानक एक खंडहर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत निकलकर बाहर आ गई और चीखते हुई एक अजीब सी आवाज़ थी उसकी। लेकिन भैरव ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नज़दीक जा रहा था और अचानक भैरव ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा ही था कि वो बुरी तरह से चीखने लगी। तभी बाबा भैरव ने बोला कि सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डाल दो और आग लगा दो। कि तभी सबने डरते हुए पेट्रोल उठाया और आग लगा दी और देखते ही देखते वह कालो जलने लगी। अजीब की तरह सी चीखें निकाले जा रही थी और फिर कालो धुएं के रूप में बदल गई। वो खंडहर जो था अब पूरी तरीके से टूटकर नीचे अपने आप गिर चुका था और उस गांव का वो दहशत अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को साथ में ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच जाए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कोई लाइक या कमेंट नहीं करता। प्लीज़ अगर आप देखने के लिए इतना समय निकाल सकते हैं तो एक लाइक भी ज़रूर कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद एक वीडियो को बना पाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।